नमस्कार, आप देख रहे हैं सारी दुनिया और मैं सनी कौशिक। दोस्तों, कोविड फाइटर से रिलेटेड एक सीरीज हम ये अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं आप सबके लिए, जिसमें हम कोविड फाइटर से बात कर रहे हैं। इंद्रजीत, स्वागत है आपका। और अभी आपकी तबीयत कैसी है, मुझे ये बताइए। और आप बेसिकली करते क्या हैं, ये बताएं मुझे। सनी सनी साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल का करना चाहूँगा। अभी मेरी तबीयत ठीक है, मतलब राहत है काफ़ी। अभी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट तो आई नहीं है। अभी उसके लिए टेस्ट हम्म, मैंने कराया नहीं है दोबारा से, लेकिन फिर भी तबीयत में हम्म। काफ़ी आराम है। इंद्रजीत, कितने दिन हो चुके हैं अभी आप आइसोलेशन में हो, होम आइसोलेट हो आप? लगभग कितने दिन हो चुके हैं? अ, दरअसल मेरे को 22 तारीख को सिम्टम आने शुरू हुए थे, मेरे गले में दर्द शुरू हुआ था। हम्म, और हम्म, उससे पहले से, क्योंकि हम लोग का थोड़ा सा फील्ड का भी काम रहता है, लोगों के बीच में जाने का काम हम्म, रहता है, तो अ, जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हम लोग लगातार रखते ही थे। और हम्म, इसी दौरान मेरे को लग रहा है मैं किसी कोविड पेशेंट के टच में आया, और उस वजह से शायद मेरे को सिम्टम आने शुरू हुए। जैसे ही मेरे को गले का दर्द शुरू हुआ, वो थोड़ा सा अलग किस्म का था, तो मेरे को लग गया कि मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ। और तुरंत फिर इंद्रजीत, मैंने बता खुद को पाओगे एक एकदम बार? अलग कर लिया हाँ, था। हम्म। हाँ इंद्रजीत, कौन से क्या क्या सिम्टम्स रहे मेन? जैसे अभी आप कह रहे हो गले में दर्द था, इससे अलग और क्या सिम्टम्स हुए कि आपको ये लगा कि कोविड टेस्ट कराना चाहिए मेरे को? मेरे को 22 तारीख को गले में दर्द शुरू हुआ था, और वो गले में दर्द थोड़ा सा जो सांस की नली है उसकी तरफ महसूस हो रहा था। हम्म, आम तौर पे टॉन्सिल का जो दर्द होता है वो थोड़ा सा अलग अलग उस दिशा में होता है। तो तुरंत हम्म, मैंने फिर मास्क वगैरह डबल यूज करने शुरू कर दिए, सैनिटाइजर लगातार रखना शुरू कर दिया। उसके बाद 23 तारीख को मेरी तबीयत थोड़ी सी और ढीली हुई, और 24 तारीख को 102 से ज्यादा बुखार हो गया था मेरे को, और एकदम शरीर पूरा टूटा हुआ था, जोड़ों में दर्द और इस तरह के हम्म, सिम्टम आने शुरू हो गए। पेट में थोड़ा सा भारीपन और थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था। तो बेसिकली तो यही था कि गले का दर्द था, बुखार ज्यादा था, उसके बाद बदन का टूटना था, उसके बाद पेट थोड़ा सा अजीब सा, और मतलब उस इस दौरान मतलब खासतौर पे 22, 23, 24 तारीख को 2-3 बार मेरे को फ्रेश होने जाना पड़ा था। तो ये भी कोविड का ही लक्षण है। हम्म। उसके बाद फिर मैंने इंद्रजीत, 24 को ट्राई किया था जी। टेस्टिंग के लिए, हम्म, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो हम्म, पाया। फिर मैंने 25 को पीजीआईएमएस से जी। टेस्ट करा लिया था। हम्म। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ इंद्रजीत, जब आप टेस्ट कराने गए, वहां पर क्या हम्म। अनुभव आपका रहा? टेस्ट क्या आसानी से हो गया आपका? और आपने कहाँ टेस्ट कराया, उसके बारे में बताएं जरा। जैसे 24 तारीख को मैं थोड़ा लेट हो गया था, मतलब सोचा था कि टेस्ट करा लूं, लेकिन वो दरअसल वो शायद 4 बजे तक ही वहां लास्ट सैंपल लेते हैं। उसके बाद 25 तारीख को मैं सुबह हम्म, सुबह गया था 7:30 बजे के आसपास, और तकरीबन हम्म, 2-2.5 घंटे बाद मेरा नंबर आ गया था। एक और साथी थे मेरे साथ गए थे, जो वो भी लाइन, मतलब बदल हम्म, बदल के हम लोग लाइन में लगे। और हम्म, मतलब जो हॉस्पिटल स्टाफ था वो काफी कोऑपरेटिव था, और उन्होंने बहुत हम्म, जितना वो कर सकते थे, हम दिक्कत समझ सकते हैं, स्टाफ बहुत कम है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हेल्थ का वो बहुत कम है। अभी जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं नहीं, उसके। आप कह रहे हो कि लाइन लाइन में वहां आप लगे, तो हाँ, तकरीबन हाँ। कितने लोग होंगे वहां उस लाइन में? उस समय जैसे जो पेशेंट थे वो भी थे, कुछ उनके रिश्तेदार भी खड़े थे लाइन में। तो मेरे मेरे को लग रहा है 2 लाइनें थी, एक लाइन तो थी पर्ची बनवाने की, एक लाइन थी टेस्ट की। तो जो मेन जो अच्छा। पर्ची बनवाने वाली लाइन थी, उस वो एक ही आप मान के चलो, तो तकरीबन होंगे हम्म, 100-125 लोग तो होंगे उस समय। तो उसी में टेस्ट करवाने वाले भी और लोग भी वही थे? अभी सिस्टम यही है, और ये तो खैर पीजीआईएमएस रोहतक है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लोगों की नज़र में भी रहता है, मीडिया के भी नज़र में रहता है, इसलिए वहाँ थोड़े हम्म, सेफ्टी के लिए और इन सब चीज़ों का भी लोग लोग खुद भी ध्यान रख रहे थे। और जो वहाँ हम्म, हॉस्पिटल का स्टाफ है, और उसके साथ साथ जो वहाँ खास तौर हम्म, पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, हालांकि वो है बेचारे प्राइवेट ही, हम्म, और सबसे मतलब हम्म, सरकारी कर्मचारी नहीं है, जी। सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनके पास नहीं है, कच्चे कर्मचारी हैं, लेकिन वो इतने रिस्क में रहने के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से लोगों की सेवा कर रहे थे वहां, और लोगों को दूर दूर कराने की कोशिश क्या, कर रहे थे। क्या वो प्रशासन। दूर दूर वो हम्म। कर रहे थे? क्या सिक्योरिटी गार्ड वहां पीपी किट में थे, या
नहीं, और पीपीई किट वहां में पर नहीं थे, जो वो मास्क स्टाफ में ही था। थे। वो वो मास्क में ही थे। वो सिर्फ उनके पास मास्क था, ना उनके पास सैनिटाइजर था, ना उनके पास कुछ और इंतजाम था पर्सनल, जैसे कोई आदमी अपना पर्सनल सैनिटाइजर की बोतल रखता है। बीच में सैनिटाइज हम्म करने के लिए आए थे वहां, जो खिड़की वगैरह को सैनिटाइज कर गए थे। लेकिन ओवरऑल अगर सेफ्टी हम्म का देखा जाए तो वो काफी वीक इंतजाम था, काफी वीक इंतजाम था। क्योंकि उसमें चांस होते हाँ, हैं कि और जो नेगेटिव जिनकी आनी हो थी रिपोर्ट, शायद उनकी भी पॉजिटिव उस वजह से आ गई हो, या हाँ, वहां से हो सकता इन्फेक्ट है, हाँ, होके लोग बिल्कुल जा बिल्कुल, सकते हैं। हाँ। हाँ, बिल्कुल जा इंद्रजीत, सकते हैं। आपने जब टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आने में कितना हम्म। टाइम लगा, उसमें कितना समय लगा आपका? मेरे रिपोर्ट 24 घंटे क्या बाद आ गई साथ के थी। साथ, या 24 घंटे? तो 24 घंटे आप चौबीस वहां घंटे पर बाद आ गई थी। टेस्ट करवा के आए। तो 24 घंटे तक का हम्म। अगर आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उस टाइम पे बीच में उसमें आपने क्या किया? क्या आपने आपको अलग कर लिया, या देखिए, मेरे को नॉर्मल ही रहे? अ, मैंने अलग खुद को 22 तारीख को ही कर लिया था। जब मेरे को थोड़े सिम्टम महसूस हुए हम्म थे तो मैंने खुद तुरंत खुद को अलग कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था। लेकिन दिक्कत ये हम्म है कि वहाँ काफी लोग ऐसे थे, और जो जिनका मेरे को लग रहा था कि वो ज्यादा प्रिकॉशन नहीं बरत रहे थे। उसके बाद मैं ऑटो से गया था, ऑटो से आया था, तो मैं तो अपनी सेफ्टी पूरी रख के चल रहा था। मैं ऑटो से जब वहां से टेस्ट करा के जा रहा था, मेरे को श्योर था, तो मैं हम्म अपने सैनिटाइजर की बोतल में साथ लेके गया था, डबल मास्क लगा के गया था, खुद को सैनिटाइज करके गया था। जिस सीट पे मैं बैठा था उसको बाद में मैंने सैनिटाइज किया था। और लेकिन ये है कि ले, जैसे ले, पब्लिक लेकिन और लोग उसको, भी आपके संपर्क में रहे वहां पर? हाँ, और लोग संपर्क में रहे, जैसे ऑटो में भी, और वो भर के ही चल रही थी शेयरिंग ऑटो तो ऑटो। खैर। हाँ, शेयरिंग ऑटो थी। अब स्पेशल तो भाई अपना आर्थिक स्थिति भी जी देखनी पड़ती है। बिल्कुल। दूसरा, फिर वहां हम्म आते हुए मैंने जैसे बातचीत ऑटो वाले कर रहे थे कि भाई ये तो, जैसे मतलब कहने की बात ये है कि अफवाहें बहुत ज्यादा उड़ रही हैं समाज में। हम्म और अफवाहों को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के पास और स्टेट मशीनरी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा देने में ही अपना योगदान देते हैं किसी न किसी रूप में। जैसे उदाहरण के लिए एक दो बात मैं बताऊं आपको। ऑटो वाला बोला कि यार ये तो चाइनीज जी। वायरस है, और अब चाइना तो हम्म और वायरस भेज देगा। उसके बाद दो तीन हम्म पहलवानटाई बच्चे थे, वो चढ़ लिए। वो बोले तो 5G सिम हम्म सिम के कारण हो रहा है। तो मतलब इस तरह की अफवाहें जो है हम्म उसके कारण लोग उसको फिर सीरियस नहीं ले रहे हैं। ये तो डॉक्टर बहुत पहले से ही बता चुके हैं कि 80% जो आबादी है वो इन्फेक्ट हो भी जाएगी तो उसका ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उनसे जब दूसरों को ये चीज फैलेगी, और जो टोटल हम्म इन्फेक्ट लोगों में से कम 5% जो ज्यादा सीरियस होंगे, और 2% ऐसे भी हो हम्म सकते हैं जिनको जान की कीमत चुकानी पड़ जाए। तो जैसे हम्म ये उन 80% लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इसके कैरियर बन सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। हम्म। और इसमें इंद्रजीत, सबसे आपने बड़ी कहा जिम्मेदारी कि, सरकार की है। जी, इंद्रजीत, आपने कहा कि ऑटो में जो आपके साथ हुआ वो एक्सपीरियंस आपने बताया कि कैसे लोग हाँ रिएक्ट जी। कर रहे हैं, सब लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं उसके पीछे। लेकिन हाँ, हाँ, वहां से आने के बाद आप होम आइसोलेशन में रहे, आपने अलग कर लिया अपने आप को। तो हाँ, उस टाइम पे हाँ। डर, अकेलापन, वो सारी चीजों को आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पे? क्योंकि एक अकेलापन है, आप सोसाइटी से कर चुके हो, 15 दिन के लिए आप अलग हो, तो उसको कैसे आपने, मानसिक स्थिति आपकी उस टाइम पे क्या थी? हाँ, उसमें देखो, सबसे ज्यादा मदद मेरी की है हमारे डॉक्टर साथी हैं, डॉक्टर नवमीत। उन्होंने बहुत बढ़िया हम्म तरीके से गाइड किया है। उसके अलावा एक डॉक्टर ऋषि हैं हमारे साथी, उन्होंने मतलब गाइड किया, बताया। एक इस तरह से कई साथी हैं जिन्होंने बताया, जो हमारा ग्रुप है, संगठन है, उसके साथी हैं। वो लगातार टच में थे, हालचाल ले रहे थे, भाई किस तरह के सिम्टम है, क्या है। दूसरा, फिर मैं इस चीज को, क्योंकि एक साल से हम लोग देख रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, जो कोविड पेशेंट है उनकी मदद कर हम्म रहे हैं, तो इतना तो कंफर्म था कि भाई इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि इसको झेल तो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, फिर अकेलेपन से, मतलब अगर आदमी के पास काम होते हैं तो वो अकेलापन उसको नहीं होता। जैसे पढ़ाई फिर इस दौरान मैं कर रहा था, कुछ उपन्यास वगैरह पढ़ रहा था, कहानियां पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे लगातार टच में रहते हुए लोगों के दुख दर्द बांटने की हम्म कोशिश कर रहा था। हम्म। इंद्रजीत, आपने दोस्तों के बारे में बताया, डॉक्टर के बारे में बताया, क्या सरकार की तरफ से भी कुछ मदद आपको मिली, या उनकी तरफ से कोई कॉल आपको आई हो, उन्होंने पूछा हो कि आपका पॉजिटिव आया है तो अब आप कैसे हो?
कुछ गाइडेंस आपको देखिए, मिली क्या? सरकार सरकार के बारे में ज्यादा कहने सुनने के लिए वो सबको पता है कि सरकार का ही दरअसल ये पूरा किया धरा है। सरकार चाहती तो उसको कंट्रोल कर सकती थी, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने की, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, धार्मिक आयोजन किए हैं और एकदम खुला छोड़ दिया लोगों को मरने के लिए। जब ऑक्सीजन की तमाम चीजों की जरूरत थी तब उनको एक्सपोर्ट कर दिया, बेच दिया उनको। तो लेकिन ये है कि जो जो स्टाफ है ना, मतलब जैसे सरकार को और हेल्थ सिस्टम में जो स्टाफ है उसको थोड़ा अलग करके देखें तो स्टाफ की दिक्कत हम समझ सकते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा वर्कलोड है। उनका मेरे पास फोन आया था, उन्होंने कहा कि भाई आपकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आप कहीं कर्मचारी तो नहीं है। मैंने कहा नहीं सर। बोले आप कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं घर हूँ। तो बोले आपकी कोविड रिपोर्ट हम्म, पॉजिटिव आई है, आप खुद का आइसोलेट कर लीजिए और अपना इलाज शुरू कर दीजिए। एकदम अंडरलाइन करके उन्होंने ये बोला था कि अपना इलाज शुरू कर नहीं, लीजिए अपने आप ही। मतलब इलाज क्या क्या आप सुन करें मेरे फिर, बारे। उसमें कुछ बताया गया आपको? उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ना ही उनके पास इतना स्कोप था बताने का। मैं कुछ बोलता ही रह गया इतने में, वो उनका फोन ही कट गया। उसके बाद फिर वो तो पता ही है, अब उनके साथ बहस करने का तो कोई फायदा था नहीं। तो फिर मेरे को लग रहा था इलाज तो तो मैंने खैर पहले इंद्रजीत शुरू आपने, कर ही दिया था। तो क्या इलाज आपने किया? आप कह रहे हो कि उन्होंने कहा आपको आप अपने आप अपना इलाज कीजिए, तो क्या डाइट हाँ, जैसे रही जो आपकी, हमारे क्या डॉक्टर साथी आपका हैं। डेली रूटीन रहा? हाँ हम्म। हाँ, सबसे पहले जो जो दवाइयाँ जो हमारे डॉक्टर साथी ने सजेस्ट की थी उसमें उन्होंने बताया था कि भाई हम्म। इसमें कोई एजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो यूज कर रहे हैं लोग बाग, उसका कोई फायदा नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये हम्म। कोई अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से तो एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल पीसीएम लो बॉडी वेट के हम्म। हिसाब से। अगर 70 किलो से ज्यादा है तो हम्म। 650 mg ले लो, नहीं तो 500 mg ले लो। और टेबलेट वो शाम को ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक का एक विको जिंक के नाम से एक कैप्सूल सजेस्ट किया था और लिम्सी की टेबलेट सजेस्ट की थी। और उन्होंने साथ में ये भी बता दिया था कि अगर डाइट वगैरह ठीक है और अंडा और मतलब जूस वगैरह सब ले रहे हो तो फिर हम्म। अलग से मल्टीविटामिन की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। तो ये दवाइयों का जो हवा है ना, हम्म। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती। उन्होंने यही बताया था कि अभी फिलहाल हम्म। सिर्फ पीसीएम लो। पीसीएम भी मैंने पहले दिन सिर्फ ली थी, उसके बाद मेरे को पीसीएम की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हम्म। बुखार उसके बाद हम्म। 99 से ज्यादा हुआ नहीं मेरा। 99 और 100 से ज्यादा नहीं हुआ। एक दिन बस बुखार ज्यादा हुआ था, तो उसके बाद मैंने पीसीएम भी नहीं ली। मैं थर्मामीटर ले आया था अपना और थर्मामीटर लगा के बुखार हम्म। चेक कर लेता था। बुखार नहीं है तो फिर मैंने नहीं ली टेबलेट, हम्म। पीसीएम भी नहीं ली। बस थोड़ा बहुत मल्टीविटामिन की मैं सेफ्टी साइड के लिए ले आया था टेबलेट, वो मैं ले लेता था सुबह शाम को। हम्म। इंद्रजीत, क्या एक ऑक्सीजन की पहले ही कमी, ऐसी स्थिति बनी हुई है देश में, क्या हाँ हाँ। एज ए कोविड पेशेंट आपको ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की जरूरत आपको पड़ रही है? नहीं, मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। फिर ऑक्सीमीटर का भी मैंने जुगाड़ कर लिया था, वो किसी साथी ने हम्म। प्रोवाइड करवा दिया था। मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो अभी लाखों लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लाखों लोग ऐसे हैं जो जो बेचारे गांव देहात में है, ना जिनकी टेस्टिंग हो रही है, जो शहर की गरीब बस्तियों में है, ना वो हॉस्पिटल में जाने से भी घबरा रहे हैं। तमाम तरीके की ऐसी अफवाहें हैं कि कहीं उनकी किडनी निकाल लें, कहीं वो हॉस्पिटल में जाएं और वहां से बच के ही हम्म। ना आ पाए। तो जैसे बहुत सारे लोगों की टेस्टिंग ही नहीं हो रही है, उनके अंदर जागरूकता ही नहीं है, प्रशासन के पास तो ताकत ही बहुत कम है और सरकार एकदम नकारा साबित हो रही है। हम्म। तो जैसे वो बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पता ही नहीं चल रहा कि वो ऑक्सीजन की उनको कितनी जरूरत है और वो बिना ऑक्सीजन के कैसे मर रहे हैं। अभी कल ही मेरे को पता चला था, नहीं। दोस्त वो रिपोर्ट पूछने हम्म। गए थे पीजीआई में। वहां खानपुर पीजीआई हम्म। से कोई पेशेंट आया था, उसका पेशेंट के परिजन थे, वो बोल रहे थे कि भाई हमारे पेशेंट को भर्ती कर लो। तो वह सीधे बोल रहे थे भाई अंदर तो हम्म। जगह ही नहीं, हम क्या करें। वो बेचारा झगड़ने की भी कोशिश कर रहा था हम्म। कि यार फिर हम क्या मर जाएं, हमें भी तो जरूरत है। तो बस अब हॉस्पिटलों की तो एक सीमा है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हेल्थ हेल्थ हम्म। फैसिलिटी है हमारी, वो तो उस पर तो कुछ काम कर नहीं रही है सरकारें, उसको तो और डाउन कर रही है। और कोविड का पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं, उस दौरान जो तैयारी होनी चाहिए थी वो बिल्कुल एकदम और भी नीचे चला गया मामला उसका। इंद्रजीत, और जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं, या और हम्म। पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे थ्रू, कि अगर कोई पॉजिटिव होता है तो किस तरीके से वो अपने आप को संभालते हुए इससे जीत सकता है? अब मैं यही बात कहना चाहूंगा कि सरकार के भरोसे पे ना रहें। सरकार से हम्म। डिमांड करें बेशक कि आज जो पूरा हेल्थ सिस्टम है उसका सरकारीकरण किया जाए, उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा, अभी तो ये लहर पीक पे गई भी नहीं है,
अभी हालात ये है कि लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं भाई। दाह संस्कार की जो जगह है वो छोटी पड़ रही है ना। अभी तो पीक आने इसकी बाकी है। तो सरकार पे इस चीज का प्रेशर बनाए कि मतलब जितना जल्दी हो सके ऑक्सीजन के नए प्लांट चालू किए जाएं, लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज की पहुंच बनाई जाए, और हेल्थ वर्कर्स है उनकी भर्ती की जाए तुरंत प्रभाव से। हजारों हजार डॉक्टर हैं जो बाहर बैठे हैं, उनकी भर्ती की जाए, हॉस्पिटल स्टाफ्स की भर्ती की जाए। और अभी इसकी पीक आनी बाकी है। ये नहीं है कि भाई बाहर अभी इसके नाम पे यहाँ लोग एक्सपायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे देश है वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो ये नहीं कि वो मदद लेकर मदद को डकार जाए और लोग जो मर रहे हैं उसका इस्तेमाल आप और पैसा इकट्ठा करने में करें। ये नहीं, मतलब लोगों की असल मायने में मदद करें, और मदद सरकारें अपने आप नहीं करेंगी, लोगों को एकजुट होकर किसी भी रूप में प्रेशर बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि हेल्थ फैसिलिटीज का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जितने भी प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज है, लैब है, उनका सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। और आज जो कालाबाजारी हो रही है उस पे एकदम अंकुश लगाया जाए। हम तो इतना कह रहे हैं कि मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और 300 की चीज वो 3 हजार में चेप रहे हैं, 4 हजार की चीज वो 1 लाख रुपए में लोगों को दे रहे हैं, तो ये एकदम भी बर्दाश्त के लायक नहीं है ये चीज। इंद्रजीत, एक आखिरी सवाल और है मेरा आपसे। क्या इस 15 दिन में आप होम आइसोलेट रहे, इसमें कोई आपका अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस, या हम ये कहें इसको बेहतर तरीके से कि क्या सबक आपको मिला? देखिए, इसमें सबक तो यही मिला कि भाई जो अपना हेल्थ सिस्टम है, आने वाले टाइम में जब फिलहाल की दिक्कत थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए, और हेल्थ जो स्वस्थ रहने का हक है, जो एक हमारा जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है, लेकिन जीने का अधिकार स्वास्थ्य के अधिकार के बिना उसको कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारी हेल्थ सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होगी, तब तक जीने का अधिकार सिर्फ कागज में दर्ज है। और अभी ये थोड़ा सा भी अगर ठीक होते हैं हालात, तो इसके लिए जन आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है, और जन आंदोलन खड़ा करके सरकारों पर प्रेशर बनाया जा सकता है। नहीं तो हाल यही होगा जैसे 20 लाख करोड़ रुपए का किसी को पता नहीं है कहाँ चले गए, कोविड के नाम पे जो जारी हुए थे। पीएम हेल्थ केयर फंड का कुछ पता नहीं है कहाँ चला गया। WHO से पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने पैसे ले लिए, कर्ज ले लिया, उसका कुछ पता नहीं है कहाँ गया, और लोग मर रहे हैं सड़कों के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि एकदम बहुत लोगों को ऐसे मरते हुए देख के, ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देख के बहुत ज्यादा दुख हुआ, और एकदम खुद को बहुत असहाय महसूस किया कि भाई ये इस तरह के हालात हो रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मतलब इतना असहाय महसूस किया हम लोगों ने खुद। हमारी टीम की एक हमारी साथी थी, वरिष्ठ साथी, 69 साल की उनकी उम्र थी, वो उनको हमने खोया है। और वो सिर्फ इसीलिए खोया हमने उनको क्योंकि हम हम इंतजाम नहीं कर सके उनके लिए दवाइयों का, उनके लिए टाइम पे ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर सके। मतलब सिस्टम की जो जकड़बंदी है, हम ही लोग नहीं, उसका बहुत लोग शिकार हुए हैं। तो इस दौरान बहुत असहाय खुद को हमने महसूस किया कि भाई हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। और जो काला बाजारी है, जो जो सरकार के इतना मतलब इतना नकारापन है, उसका मुकाबला करने के लिए खुद को मतलब ये सोच रहे थे कि कैसे हम तैयार करें, क्या करें। जी, इंद्रजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े। और दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का मकसद ही ये है कि जो एक पैनिक है वो सोसाइटी से वो दूर हो सके। इंद्रजीत जीते हैं कोरोना से, तो आप भी जीत सकते हैं। हौसला अगर आपका है, आपकी विल पावर है, जो आपको इस महामारी से, इस कोरोना से बाहर निकाल सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जी साथी मिलते सनी, हैं अगले आपका वीडियो। इंद्रजीत जी। सनी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है। सारी दुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।